आज फिर हम मॉडर्न स्कूल का पेपर करेंगे। 2 प्री बोर्ड हुए थे, 1 प्री बोर्ड का पेपर हमने कर लिया। दिस इज द सेकेंड प्री बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि द एलसीएम ऑफ, ये अब आपको आ चुका है, ए और 18 का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, ए निकालना है। तो हमको क्या पता है, ए इंटू 18 इक्वल टू 36 इंटू 2, 18 टू ज़ा 36, 2 टू ज़ा 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4। ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुका है। ये कंसेप्ट भी आपको पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग लाइंस व्हिच आर कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट दिस एंड दिस। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 3 इज लाइक दिस। तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3। जो भी x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, उस पर ही पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन ए बी करके भी आया है। यदि x a है, y b है, तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट a, b। हाँ, ये बात ध्यान रखो, x, y पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। थर्ड है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR, इफ PS इज परपेंडिकुलर टू QR। ट्रायंगल PQR में PS परपेंडिकुलर है QR के, तो PS स्क्वायर इक्वल टू, तो PS स्क्वायर ये वाली साइड, मतलब दिस इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और रिलेशन किसके साथ पूछा है, RS मतलब ट्राइंगल की साइड का हाफ, क्योंकि एल्टीट्यूड इज मीडियन ऑल्सो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ ये हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डायरेक्टली क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज डायरेक्टली √3 अपॉन 2 इंटू साइड, दिस इज हाइट। तो हाइट आपकी PS है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 3, और ये a/2 का स्क्वायर, a/2 इस साइड, a इस साइड, तो a/2 साइड का हाफ इज 3, ये SR, तो ये 3 टाइम्स SR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। तो आंसर क्या आएगा 3RS स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली किस पे बेस हो गया, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये याद रहता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल से हमने हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज √3 इंटू हाफ ऑफ साइड। तो साइड के हाफ की जगह हम डायरेक्टली RS लिख सकते हैं, है ना। और यदि साइड से रिलेशन पूछा होता है तो 4 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स एल्टीट्यूड इक्वल टू 3 टाइम्स साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये रिलेशंस याद हो तो बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 30 एंड 40। तो साइड ऑफ द रोम्बस, तो हमको क्या पता है कि ये ट्राइंगल, मतलब ये हाफ हो जाएंगे, 30 का हाफ 15, 40 का हाफ 20, एंड ये एंगल 90, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्टेड 90 डिग्री। तो साइड ऑफ द रोम्बस विल बी द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट ट्राइंगल। तो 15 और 20 के साथ साइड क्या आती है 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.5 भी नहीं हो सकती, मोर देन 1 पॉसिबल नहीं है, 125% नॉट पॉसिबल क्योंकि मोर देन 100% है, 3/2 इज ऑल्सो 1.5, मोर देन न्यूमरेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर इज नॉट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा ऑल द अबव, सारे के सारे ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। फिर बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, AD बाइसेक्ट्स एंगल ABC में AD एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद आ जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ D लाइज ऑन BC, AB 3 है, AC 6 है, BD 2 है, कैलकुलेट BC करनी है। और हमारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में BC आता है, तो हमें क्या पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AB अपॉन AC, एंगल कंटेनिंग साइड का रेशो, जिसको बाइसेक्ट किया उसके रेशो में इधर से गए हैं तो पहले BD आएगा फिर CD आएगा, दिस इज इक्वल टू BD अपॉन CD। तो 3/6 इक्वल टू 2/x, 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये वाला पार्ट 4 है, हमसे BC पूछा है, तो 2 + 4 आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बेटा डायरेक्ट याद हो तो हमको सिमिलैरिटी वगैरह सब करने का टाइम नहीं लगता, तुरंत क्वेश्चन होते हैं। नहीं याद है तो आपको सोचना पड़ेगा कंसेप्ट क्या लग रहा है और टाइम बर्बाद होगा। अब ये क्वेश्चन भी आप देखो, x इक्वल टू P सेक A, x इक्वल टू P सेक A एंड y इक्वल टू Q tan A गिवन है, और हमसे पूछा है रिलेशन इसमें से कौन सा करेक्ट है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब लास्ट के तीनों में लेफ्ट हैंड साइड में
एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू में एक बार 1/p² क्यू स्क्वायर है, एक बार p² क्यू स्क्वायर और एक बार पी क्यू है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? अब यदि हम सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लग जाए तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें सेक और टेन में क्वेश्चन है तो हमें सेक और टेन की आइडेंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो हमें क्या पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो गई, ये p इधर गया x अपॉन पी, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 10a y इक्वल टू क्यू 10a था, ये q इधर गया तो 10a क्या हो गया y अपॉन क्यू, तो यहाँ आ गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या आने वाला है। अब हम इसका एलसीएम लेते तो क्यू स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर उधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया बिना सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट करोगे यदि पहला साइन बैठ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज कितने में सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यू नीड टू फोकस ऑन द आइडेंटिटी कि लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, और अभी कर लिया तो हो सकता है आपको ये याद ही रह जाए कि इसमें क्या बोला है। अब बोला द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 280 and 1 2 4 5 लीविंग रिमाइंडर्स 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को रिमाइंडर बचने के बाद, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आएंगे उन दोनों का HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF से दोनों नंबर डिविजिबल है। एलसीएम होता तो एलसीएम इन दोनों नंबर से डिवाइड होता। तो लार्जेस्ट नंबर जिससे ये दोनों जो इनको डिवाइड करेगा तो आंसर विल बी HCF। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या आया 276, यहाँ पर क्या आ गया 1242। अब हमको इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, तो हम साथ में लिख के एक साथ उनका फैक्टराइजेशन करते जाएं। अभी ये नंबर 6 7 6 2 8 8 7 15, तो 3 से डिवाइड होता है 2 से होता है, ये 2 3 4 7 2 9, ये भी 3 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है, मैं 6 से कर दूँ। 3 और 2 दोनों का फैक्टर है, मुझे प्राइम फैक्टर्स में जाने का टाइम लगता है, उसमें 2 और 3 से करें, इसे हम 6 से कर लें। तो 6 4 ज़ा 24 बचेगा 3 36 6 6 ज़ा 36 6 2 ज़ा 12 6 7 ज़ा 42, बीच में 0 आएगा। हाँ 4 डिवाइड नहीं हुआ तो बीच में 0 आएगा, ये ध्यान रखना। अब 7 2 9 4 6 10, तो ये 7 से तो नहीं होता, सॉरी 3 से तो नहीं होता। अब 46 के फैक्टर्स क्या हैं 23 2 सा, तो ये तो 2 से नहीं हो रहा, तो ये 23 से भी होता हो तो चेक कर लें। तो 23 है तो 9 टाइम्स करें तो 9 3 ज़ा 27 बचेगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 20, तो 23 9 ज़ा है, तो अभी 23 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब ये तो अलग नंबर्स हैं, तो इनका HCF क्या होगा 23 6 ज़ा दैट इज 6 3 ज़ा 18 कैरी 1 6 2 ज़ा 12 और 1 13, तो आंसर क्या आएगा 138। हम 280 को 138 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, 1 2 4 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या पता है, k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1। कोफिशिएंट्स रख दिए, kx + 2y = 5 है, 3x + y = 1 है, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन सी k इज नॉट इक्वल टू 6, या ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 6 है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि k 6 नहीं है, या ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट k = 6। द पॉइंट्स फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ द टाइप। अब हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछा कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। पॉइंट्स हैं -1, -2 और 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो हमको इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो आपको क्या पता चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट 1 2 और ये भी 1 2, -1 2 2 और इधर 0 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आएंगे इक्वल। ये दोनों डिस्टेंस डेफिनेटली इक्वल आएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है। ये x दोनों का -1 है, y पे साइन चेंज है पर यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये इक्वल आएंगे, और ऐसे ही 1 0 है तो ये डिस्टेंसेस भी इक्वल आएंगे, तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, हाँ एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही है। तब हमको ऑप्शन है रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल तो कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइड का पता नहीं है, पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो स्क्वायर हो सकता है या रोमबस हो सकता है। तो व्हाट आई नीड टू चेक, आई नीड टू चेक डायगोनल्स। ज़्यादा अच्छा क्या है, मैं अपोजिट साइड निकालने के लिए डायगोनल्स निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा तुरंत। तो मैं यहाँ डायगोनल निकालूंगी, तो -1 + 1 0, -2 + 2, हाँ नहीं -2 + 2,
मतलब -2 4, 4 का स्क्वायर तो 4 आ गई, एक डायगोनल आ गई 4, इधर निकालेंगे तो ये भी हो गई 4 और दूसरी 0, 4 4, डायगोनल्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी और डायगोनल इक्वल है, मतलब शेप क्या हुआ, स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, दोनों पेयर वो मैंने निकाले बिना किया है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देते हैं तो ये -3 है, -1 सेम है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, पर y 0 है, तो 0 -2 0 +2 स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, तो ये डिस्टेंसेस इक्वल है, सेम कंसेप्ट से ये डिस्टेंस भी इक्वल आ गए। अब दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, मैं अपोजिट साइड भी इक्वल निकालूंगी तो रोम्बस और स्क्वायर में कंफ्यूजन फिर भी रहेगा कि सारी साइड इक्वल है तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, तो हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, शॉर्टकट कर लिया कि हमने डायगोनल्स चेक कर ली, तो डायगोनल्स इक्वल आ गई, तो डायगोनल इक्वल या तो रेक्टेंगल में होती है या स्क्वायर में होती है, अब इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया तुरंत स्क्वायर। नेक्स्ट है फॉर एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर n 9 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ, तो 9 जो है 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 की पावर 2, इसमें कहीं 2 नहीं है तो हम इसकी कितनी भी पावर करें इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, कभी भी इवन नंबर नहीं बन सकता 9 का, 9 की पावर कुछ भी करें, और ऐसे भी हम देखें 9 की पावर 1 करते 9 आता तो 1 प्लेस में 9 आ सकता है, 9 का स्क्वायर करते 81 आता तो 1 प्लेस में 1 आ सकता है, पर 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा का लॉजिक वही रहेगा कि उसमें 2 है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ठीक है, 1 तो है। अब ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पी ए पी क्यू स्क्वायर है और इस कंसेप्ट पे पक्का आएगा बेटा आपके पेपर में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। एचसीएफ पूछा है तो पी क्यू स्क्वायर, एलसीएम पूछा होता तो पी क्यू क्यू क्यू, फिर एक ये वाला कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नो में, हाँ 10a माइनस बी 1/√3, तो तुम्हें तुरंत पता है a माइनस बी इक्वल टू 30, 1/√3 10 की वैल्यू 30, a प्लस बी 60, 10 है तो 60 ऐड करा, ये कैंसिल, 2a 90 तो a हो गया 45 और b हो जाएगा 15, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि देखते ही आंसर आ जाए कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, हमें साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा निकालना है, तो हम इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो अभी आपको यदि कंसेप्ट माइंड में फिक्स है कि आइडेंटिटी लगाने पे इधर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपको क्या देगा 1, और यहाँ पर आएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आप 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25। तो देखो ये कंसेप्ट समझ गए हो, तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे हमने स्क्वायर किया तो हम क्या लिखेंगे 1 -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर दैट इज 9/25, ये उधर वो उधर, तो 1 - 9/25 और ये 2 इधर आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा की, तो 25 - 9 इज 16, तो 16/2 इंटू 25, 2 से कैंसिल किया 8, तो आंसर क्या आया 8/25। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो एरियाज का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर हमने ये किया हुआ है कि पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, अब बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उनके एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब 2πr और 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4a, ये 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r/a की वैल्यू हो गई 4/π, r/a की वैल्यू हो गई 4/π। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a², तो ये पाई एज इट इज r²/a² की जगह मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 16/π², एक पाई कैंसिल, इस पाई की वैल्यू में रख दूँ तो 22 और 7 चला गया ऊपर, तो 2 से कैंसिल होगा 11, 8 7 दा 56, तो रेशियो क्या आया 56/11, पहले हमारा 14/11 आता था, अभी 56/11 हो गया है। तो यदि आपको ये रिलेशन याद रहे कि अभी आपका ये 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 4 टाइम्स हो गया, r/a की वैल्यू 4/π हो गई, तो 14:11 आता था, तो 14 4 दा 56, तो 56/11 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, हाँ ये अच्छा कंसेप्ट है, दिस इज अ गुड कंसेप्ट जो मेरा कराना रह गया था आपको,
शायद ऑनलाइन में मैंने करा दिया हो मुझे लगता है। इसमें आपको क्या बोला है, राइट एंगल्ड है सी पर, और यहाँ से भी आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, और हमको सी डी की वैल्यू निकालना है। तो हमको एक रिलेशन, तो हमने राइट ट्राइंगल में जब राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक रिलेशन हमने क्या याद किया है, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू बी डी, है ना। ये रिलेशन यहाँ पर नहीं काम आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें सी डी का रिलेशन पूछा है और आंसर्स आप देखेंगे तो ए बी सी की टर्म में है, ए बी और सी साइड्स की टर्म में है। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है बहुत, कि हम 2 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दें। राइट ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेटा हाफ बेस ए हाइट बी, तो हाफ ए इंटू बी, और इधर से देखें तो बेस क्या है सी और हाइट क्या है सी डी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ आएगा हाफ सी इंटू सी डी, हाफ हाफ कैंसल, तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन सी, सी डी की वैल्यू ए बी अपॉन सी, दिस विल मैच विथ योर ऑप्शन फर्स्ट, ए बी अपॉन सी। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पहले प्रूफ दैट में आता था, उसमें यदि हम इस सी डी को भी सपोज पी अज्यूम कर ले कि ये पी है, तो आपका रिलेशन क्या आ गया, पी इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ठीक है। अब हम इन तीनों साइड से इस बड़े ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो क्या आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आता। अब हम जो आंसर चाहते हैं वो हम ए बी और पी की टर्म्स में चाहते हैं, हमारा आंसर जो हमें निकालना है वो ए बी और पी की टर्म्स में निकालना है, तो हम सी और पी की पोजीशन इंटरचेंज करें, तो सी कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन पी, तो मैं यहाँ पर सी की जगह ए बी अपॉन पी लिखूंगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी आप देखो इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करें, तो इसके अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल होके 1 अपॉन पी स्क्वायर बचा, यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल तो बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल तो बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो आपका रिलेशन क्या आया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये राइट ट्राइंगल में जब राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 2 रिलेशंस आप और याद रखो। पहला क्या आया था, सी इक्वल टू ए बी, ये सॉरी पी, इसको हमने ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी है, सी के अपोजिट साइड सी लिखी है, तो ए बी अपॉन सी इक्वल टू पी, एक रिलेशन ये आया, ए बी अपॉन सी इक्वल टू पी, एक रिलेशन ये आया, या ए बी इक्वल टू सी पी, इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी पी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपका क्या आया, इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल का स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 अपॉन पी स्क्वायर के। हाँ, ये 3 रिलेशन आप राइट ट्राइंगल में जब भी राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 3 रिलेशंस याद रखो, जो भी एग्जाम में काम आ जाए। जनरली तो ज़्यादा ये पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन भी है तो कभी आ जाए तो स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में तो नहीं आएगा। इन द गिवन फिगर, ये तो एकदम इजी, आपको पता है ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 होना चाहिए क्योंकि लाइन पैरेलल है बीपीडी डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इन टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन्स, एक टेल आने की, तो एक टेल 2 बार आता है, तो 2/4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर्स, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। अब यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 और एचसीएफ लेंगे तो 2। अब इनका रेशियो पूछा है तो कैंसिल होकर रेशियो क्या आएगा 2:1, और उल्टा पूछा होता कि लिस्ट प्राइम नंबर टू लिस्ट कंपोजिट नंबर तो 2/4 दैट इज 1:2। तो आंसर यहाँ पर तो 2:1 है, पर रिवर्स पूछा होता तो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नो का भी अच्छा है, 8 कोसेक स्क्वायर माइनस 8 कॉट स्क्वायर माइनस 4 सेक स्क्वायर बी प्लस 4 टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू। तो हमको याद हो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी, तो हम इनमें से 8 कॉमन ले लें तो ये क्या बन रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या बन गया 8 × 1 8। अभी -4 सेक स्क्वायर है प्लस 4 टेन स्क्वायर बी है, इसमें से हम -4 कॉमन ले लें
तो ये बनेगा सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, और सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी भी 1 होता है, तो -4 × 1 इज -4, तो 8 - 4 आंसर क्या आ गया 4। और यदि आप यहाँ +4 कॉमन लेते तो सेक टेन स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी की वैल्यू -1 आती, तो 4 × -1 -4 ही होता, तो फाइनल आंसर आपका 4 ही आता। नेक्स्ट स्टेप आपका सेक्शन ए ओवर सेक्शन बी। 2 रुपये और 5 रुपये के टोटल सिक्के हैं उसके पास, शरत के टोटल नंबर ऑफ कॉइन 16 है एंड अमाउंट इज 50, तो x + y = 16 एंड 2x + 5y = 50 रुपये। ये इक्वेशन हुई। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x + 2y = ये क्या हो जाता 32, माइनस किया ये कैंसिल, 2y - 5y -3y, और यहाँ माइनस करेंगे -18 कैंसिल हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपको क्या पता चल रहा है y 6 है। अब ऑप्शंस में y 6 एक ही ऑप्शन है 6 और x 10। x क्या था 2 रुपये के सिक्के, तो 2 10 = 20 और 6 5 = 30, 20 30 मिला के 50 और 10 + 6 से 16, तो करेक्ट है, तो मुझे x निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन केस यदि आप डायरेक्टली आंसर से भी कुछ बच्चे करते हैं कि 8 8 16, 6 10 16, 10 6 16, 15 और 4 19, तो पहले वाले में तो नंबर ऑफ कॉइन्स की कंडीशन गलत हो गई। अब यदि हम फर्स्ट में रखते हैं कि 2 रुपये के 8 सिक्के तो 16 रुपये, और 5 रुपये के 8 सिक्के तो 40, तो इनका सम तो 56 है, ये भी क्रॉस हो गया। अब 6 यदि 2 रुपीज़ के होते तो 2 6 = 12, और 10 5 रुपीज़ के होते तो 50, तो इनका सम भी 50 से ज़्यादा हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, और ये तो पहले ही क्रॉस हो चुका है, तो बचा क्या 10 और 6, है ना। और ऐसा भी हो जाता है कई बार बच्चे ने कैलकुलेशन तो सही की पर आंसर गलत कर दिया, जिसका पेपर उसने ऐसे ही किया कि भाई निकाला तो 6 और 10 था, लिख 10 और 6 दिया, मतलब उल्टा लिख दिया। तो आप देख लो कि भाई 2 रुपये के 10 रखोगे तो 20 हो रहा है, और 6 कॉइन्स 5 रुपीज़ के होंगे तो 5 6 = 30, तो आपका सम भी 50 हो रहा है, 10 + 6 16 भी हो रहा है, 10 + 6 16 तो उसमें भी हो रहा था, पर उसमें सम आपका 62 हो रहा था। तो दोनों कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, है ना। एक बार लीनियर इक्वेशन में गलती नहीं होना चाहिए, और निकालने के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने करा तो करेक्ट और सब्स्टिट्यूट टिक गलत कर दिया। 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, तो कौन सा नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता, जो उसका फैक्टर ना हो वो नहीं हो सकता। जो भी उससे डिवाइड होता है एग्जैक्टली वो सब उसके एचसीएफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर 600 होता है, 400 होता है, 200 होता है, 500, 1200 इज नॉट डिविजिबल बाय 500। तो आंसर क्या आएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 25 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 5, 1 से 5 तक 25 कार्ड्स हैं, और उसमें से एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 to 25 में देर आर 5 परफेक्ट स्क्वायर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का 25, और टोटल नंबर्स कितने हैं 25, तो आंसर क्या आएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है 11, है ना, चांसेस फेवरेबल आउटकम्स 11, तो नहीं आने के क्या होगा 36 - 11 दैट इज 25, तो आंसर आपका क्या आएगा 25/36। आने की पूछी होती तो 11/36। लाइन डिवाइड्स दिस इन द रेशो निकालना है, तो आपको क्या पता है, अब आप डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकालकर इस रिलेशन में रखोगे, तो 3 टाइम्स x की जगह रेशो हमने यहाँ क्या लिख दिया k/1, तो x क्या हुआ 2k + 1, 2k + 1, और अपॉन का k+1 में नहीं लिखूंगी मैं, फिर +y है, तो +y क्या हुआ 7k + 3, अपॉन में k+1 है, आगे -9 है, तो -9 टाइम्स k + 1 = 0। डायरेक्टली एक लाइन में ही मैंने इसको सॉल्व कर दिया, हाँ, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब सॉल्व तो हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में। x की वैल्यू x की जगह रखी, y की वैल्यू y की जगह रखी, अपॉन में k+1 आता दोनों के, वो k+1 इस कांस्टेंट टर्म से जाकर मल्टीप्लाई होता, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया एमसीक्यू के पैटर्न में, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6k + 3 + 7k + 3 - 9k - 9 = 0, 6 और 7 13, 13 - 9 4k + 3 + 3 6, 6 - 9 -3 = 0, तो k की वैल्यू आपकी आ गई तुरंत 3/4। आप जितना जल्दी कर सकते हैं, ऐसे इतनी टाइम की कमी पड़ेगी नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस, हमने हर तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो पेपर ऐसा ही होगा कि तुम्हारी सब करी हुई चीज़ें होंगी, बस जल्दबाजी में गलती मत करना।
अब ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0। तो हम इसको बिना प्लॉटिंग के भी बना सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2-3 तरह से कर सकते हैं। देखो इनका डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन है 0, 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 है, तो इनका डिस्टेंस हो गया 4। इन दोनों का निकालेंगे, ये 3 है, ये 0 है, तो इनका डिस्टेंस क्या हो गया 3। और फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाले, तो ये 0, 4 है, ये 3, 0 है, तो 4 और 3 में पाइथागोरस लगाओगे तो ये डिस्टेंस क्या आ गया 5। तो पेरीमीटर क्या हो गया 5, 4, 9 और 3, 12। एक तरीका, ये बहुत ही आसान है क्योंकि नंबर्स ऐसे थे। दूसरा तरीका होता है हम इसको प्लॉट करते तो 0, 0 हमारा ये हो गया, 3, 0 ये हो गया और 4, 0, 4 ये हो गया। तो ये साइड हमें दिख रही है 4, ये हमें दिख रही है 3 और ये 4 और 3 है, तो ये क्या आएगी, या 4 और 3 तो ये आ गई 5। उस केस में भी आंसर तो वही आएगा 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा है तो एरिया पूछा होता तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, 2 3 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता। नेक्स्ट है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए प्लस 10a को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये बन जाता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमने किसको लिखा, सेक ए प्लस 10a को। तो सेक इज 1 बाय कॉस ए, 10 इज साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 माइनस साइन ए से। अब आप न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स पे फोकस करो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, प्रोडक्ट फॉर्म में आइडेंटिटी लग गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो एक पावर कैंसिल हो गई, आंसर क्या आएगा कॉस ए। ऐसे तो देखो एनसीईआरटी के आंसर ही याद होना चाहिए, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बट अभी पता चलता है कई बच्चे भूल चुके हैं, बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको फिर से कंसेप्ट बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल, मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो इसके अपॉन में 10 अपॉन 300 है, 3 आ गया, ऊपर 3 नहीं है तो ये नहीं है। ये 2 स्क्वायर 5 5 3 क्यूब, ऊपर 9 है, यदि 3 स्क्वायर होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, पर ये भी नहीं है। अभी 7 अपॉन 4375 जो है इसको हमको देखना पड़ेगा नन ऑफ द अबव के पहले, तो इस 4375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये 5 से डिवाइड होता है, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 1 जा 5 17 25, फिर 5 से जा रहा है, या मैं इसको 25 से कर दूँ तो 25 7 जा है 25, मतलब 5 का स्क्वायर, तो 4 तो हो गए 5 और एक आ गया 7। अब 7 देख के मत रुक जाना, ऊपर भी तो 7 है, ये 7 7 कैंसिल हो गए, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा ओनली 5 की पावर 4, तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना। तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना जल्दबाजी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2p, हर साइड की लेंथ 2p है। अब हमसे पूछा है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एडी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, आज भी हमने किया था क्वेश्चन। तो हाइट किसके इक्वल होती है √3 इंटू साइड का हाफ, तो 2p का हाफ क्या होगा p, तो हाइट क्या आएगी √3p, है ना, √3p ऑप्शन है। डायरेक्टली मतलब ये फॉर्मूला याद रखो तो बहुत जल्दी होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोलिनियर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, नन ऑफ दिस। तो पॉइंट्स क्या हैं 1, 1 -2, 7 एंड 3, -3। तो अब हमको देखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या, तो हम डिस्टेंस यदि निकालते हैं तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका क्या हो रहा है √45, हाँ, विच कैन बी रिटन एज 3√5, 5 9 9 5 जा 45। फिर हम यदि इनका देखें तो 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 125 विच इज 5√5, 25 5 जा 5√5। फिर हमारा ये वाला देखें तो ये दोनों भी इक्वल तो नहीं आए हैं, तो इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता, आइसोसेलेस इट कैन बी 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 - 1 -4, स्क्वायर करेंगे 16, दैट इज √20, √20 को हम 4 5 जा मतलब 2√5 लिख सकते हैं। तो साइड तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल वाले ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए, पर नंबर्स देखकर हमें डायरेक्टली क्या नजर आ रहा है कि 2√5 + 3√5 की वैल्यू 5√5 के इक्वल होती है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आंसर क्या आएगा कोलिनियर। अच्छा,
एक और बात, यदि कोलिनियर ही चेक करना था और यदि मान लो ये वैल्यूज ठीक ठीक है कि ऐड करके आ रहा है, रूट में अजीब अजीब वैल्यू आ जाती, तो उस केस में हम क्या करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा करके चेक कर लेते। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 + 3 दैट इज 10 प्लस -2, फिर -3 - 1 इज -4 प्लस 3 × 1 - 7 इज -6। ये हो गया 10, ये हो गया 4 × 2 = 8 प्लस 8 और ये हो गया -18। तो +18 - 18 विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। आपका ये कंसेप्ट इसमें फिर अप्लाई हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसे भी आ गया था, बट कई बार नहीं काम करता ना, तब ये रहेगा है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 मीटर सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, रेडियस है 10 मीटर और इसके आसपास एक पाथ है जिसकी विड्थ है 3 मीटर। तो ये आर हो गई और आउटर रेडियस क्या होगी 10 + 3 दैट इज 13। इनर रेडियस होगी 10, आउटर रेडियस होगी 13। एरिया ऑफ पाथ पूछा है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होता है पाई, मतलब अच्छा आंसर पाई नहीं है, तो पाई मतलब पाई r - r × r + r। तो r - r तो विड्थ के इक्वल होगा, मतलब 3, और r + r मतलब इन दोनों का सम, मतलब 23। 23 से 3 = 69, तो आंसर क्या आएगा 69 पाई। इनर रेडियस दिए, विड्थ दिए, तो इनर रेडियस प्लस विड्थ गिव्स यू आउटर रेडियस। द एरिया ऑफ अ सर्कल उस सर्कमफरेंस इज 2 पाई। सर्कमफरेंस 2 पाई है, मतलब 2 पाई = 2 पाई r होगा ना। सर्कमफरेंस तो 2 पाई r होता है, तो रेडियस क्या आ गई 1, तो एरिया क्या होगा पाई 1 स्क्वायर, मतलब पाई × 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 5 और -8 हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो साइन क्या आता है माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा +3x और 5 × 8 = 40, तो x² + 3x - 40, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 144। 2 स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस इतना है, तो हमने मान लिया एक की साइड x है, दूसरे की साइड y है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो x² - y² = क्या गिवन है 144। ये बोल रहे डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर मतलब 4 टाइम्स साइड, तो 4x - 4y = 32। 4 से इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो x - y = 8, और इसमें हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो ये होगा x - y × x + y = 144, पर x - y 8 है, 8 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो 8 × 1 = 8, 64, 8 × 8 = 64, तो आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई x + y = 18। ऐड करने पे ये कैंसल, 2x = 26, तो x क्या आ गया 13, x 13 है तो y क्या आ जाएगा 5, तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएंगी 13 and 5, है ना। अच्छा, ये यदि आपको क्लिक ना करे a² - b², तो आप यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो कि x - y 8 है, तो x की जगह y + 8 रख देते हैं यहाँ पर, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती y + 8 का स्क्वायर - y² = 144। ये आइडेंटिटी से खुलता y² + 16y + 64 - y² = 144, ये कैंसल, 64 उधर जाता, तो 16y 144 - 64 दैट इज 80, 16 5 = 80, y की वैल्यू आ गई 5 उधर जाके ऐड होता तो एक आता 13, आंसर सेम ही आता। अब उस वक्त जो क्लिक कर जाए है ना, जो उस वक्त आपके माइंड को में हिट करे कि हाँ हमें ये करना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है √x² + y², x y की जगह अल्फा बीटा दिए, तो आंसर क्या आएगा √α² + β²। में पॉलिनोमियल के बारे में मत सोचने लगना कि अल्फा बीटा है तो पॉलिनोमियल में जाना है, वो वैल्यूज है x y की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -3 और 4 है, तो सम क्या हुआ -3 + 4 1, पर पॉलिनोमियल में क्या आता है यहाँ पर माइनस साइन और वो प्लस है, तो x² - x, और -3 × 4 इज -12, तो आंसर क्या आएगा x² - x - 12। नेक्स्ट इफ a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining P -6, 5 and -2, 3, तो a की वैल्यू निकालनी है। a कहाँ लिखा है x की जगह पर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई करेंगे ओनली x कोऑर्डिनेट के लिए, तो -6 - 2 -8/2 मतलब -4 = a/3, तो 3 4 12, साइन नेगेटिव, तो a की वैल्यू क्या आ गई -12, a कम्स आउट टू बी -12, है ना।
और मेरी स्पीड फास्ट हो गई हो तो मुझे बता दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसा भी मुझे लगा मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ाने लग गई, तो मुझे लगता है अभी रिविज़न चल रहा है और आप लोगों को मैं बहुत बार सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो शायद आपकी स्पीड भी मेरी जितनी हो गई होगी। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 एंड सेक्टर एंगल 120, मतलब थीटा 120 है, r21 है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है 120, तो 120 अपॉन 360 आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे 1/3, आंसर पाई की टर्म में नहीं है, मतलब 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 कैंसिल, 22 इंटू 21 इज 462, तो आंसर क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ x 1045, वैल्यू रखना शुरू कर दो, आपने पढ़ा x तो x है, 1045 क्या है 1, sin 30 क्या है हाफ, इक्वल टू cos 30 मतलब √3/2, tan 30 मतलब 1/√3। अब x की वैल्यू पूछी है तो हमें क्या दिख रहा है, ये √3 से √3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। जैसे क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन शुरू हो जाना चाहिए समझने के बाद कि क्या करना है। अब हम आ गए हैं केस स्टडी पे, तो क्या बोल रहा है कि मिस्टर जसकीरत सिंह जो है वो जालंधर पंजाब में रहते हैं, गवर्नमेंट ने कहा वैक्सीन लगवा, तो उन्होंने एक डोज तो लगवा लिया, अब उनको सेकंड डोज लगवाना है, पहला डोज उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में लगवा लिया, अब उनके घर है यहाँ पर, उनके घर की पोजीशन है ओरिजिन मतलब 0,0, अब 3 वैक्सीनेशन सेंटर है उनके घर के पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो वो कहाँ पर अब वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर, सबसे पास क्या दिख रहा है ए दिख रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,1, तो इसका आंसर क्या आ गया 3,1। फिर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर द वैक्सीनेशन सेंटर बी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वैक्सीनेशन सेंटर ए टू सी इन द रेशियो ऑफ, अब बी हमको क्या दिख रहा है ए सी के बीच में है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 8,6, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट्स और आपसे पूछा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो हमने k:1 ले लिया। अब हमको b का x भी पता है y भी पता है, तो आइदर x या y किसी के लिए भी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सपोज मैंने लगा दिया x के लिए, तो x इक्वल टू नहीं 6 इक्वल टू x की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल टू 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस 6 इक्वल टू 8k प्लस 3, 6k उधर जाके माइनस होगा, 8k माइनस k 6k 2k 6 माइनस 3 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है b इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:2, ये आ गया। थर्ड में बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर a टू c, a और c के बीच का डिस्टेंस, तो a और c के बीच का डिस्टेंस हम निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें a और c में, तो 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 5√2, 25 तो 5√2, तो इसका आंसर आपका आ गया 5√2। फिर बोल रहे हैं अज्यूमिंग ही वेंट टू सेंटर बी फर्स्ट, कि भाई वो पहले बी पे चला गया पर वहाँ पे डोजेस खत्म हो गए, हो रहा था ना ऐसा, देन व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच अनदर वैक्सीनेशन सेंटर, तो उसको कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना चाहिए जो बिल्कुल पास में हो, वो बी से जाना चाह रहा है, तो ए पर या पर सी पर। अब आपको क्या पता है रेशियो क्या आया था 3:2, मतलब सी पास में है, ये 3 पार्ट्स दूर है, ये 2 पार्ट्स, तो हम डिस्टेंस किसका निकालते हैं बी सी का, तो 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आएगा 2√2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√2। फिर बोला स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू वैक्सीनेशन सेंटर सी, अब वो सी पे चला गया वापस घर आना है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो सी से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से, घर तो ओरिजिन पे था, तो 8 और 6 का डिस्टेंस मतलब सीधे पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या रहेगा 10 यूनिट्स, तो आपका आंसर क्या आ गया 10। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये हम पहले मेरे ख्याल से कर चुके हैं, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, आप 2 बच्चे खेल रहे हैं मोनोपोली या बिजनेस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रवि ने थ्रो किया, सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 8, तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 मेरे ख्याल से आता है 5 बार, हाँ 6 2 2 6 5 3 3 5 और 4 4, तो 5/36 ये प्रोबेबिलिटी होगी।
फिर सेकंड पार्ट में बोला राहुल का अगले चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम इज 13, तो सम 13 होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। फिर पूछा है कि अब रवि ने थ्रो किया डाइस को, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉप ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो सारे की सारे लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1, दैट इज अ श्योर इवेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट में बोला राहुल का अगला चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 7 आए, तो 7 सबसे ज्यादा बार आता है 6 बार, है ना। आप यदि इधर से जाते हो तो 12 आता है 1 बार, फिर 11 आता है 2 बार, 10 आता है 3 बार, 9 आता है 4 बार, 8 आता है 5 बार, 7 आता है 6 बार, उल्टा चलता है टेबल। उधर से आओगे 2 से शुरू करोगे तो 2 भी 1 बार, यहाँ मतलब सम सेम आने के 2 3 4 5 6 ये चांसेस होते हैं। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 36, तो 6/36 कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1/6। अब रवि की टर्न है, तो क्या बोल रहा है, द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 8, सम ग्रेटर देन 8, तो ये चारों आउटकम ऐड हो जाएंगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो आंसर क्या आएगा 10/36, कैंसिल हुआ 5/18। ठीक है, आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। अभी आई थिंक मैंने 42 मिनट्स का अलार्म लगाया था और अभी 1.5 मिनट बचे हैं, तो विदिन 40 मिनट्स विथ एक्सप्लेनेशन आई हैव सॉल्व फुल प्री बोर्ड पेपर। ठीक है, तो आपके पास इससे डबल टाइम है, आराम से शांति से पेपर कीजिएगा, है ना। कोई भी एग्जाम हो डरने की जरूरत नहीं, सिंपली उसको सॉल्व करो, और जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप करो, आराम से होगा। देखो तुमने सब चीज़ें पढ़ ली है, हमने हर चीज़ पढ़ ली है जो भी पॉसिबल है, जो भी आपके कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट आपको पता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता है, और इन्हीं में से पेपर आएगा। बी कॉन्फिडेंट, कुछ और मत करो, बस यही चीज़ें जो मैंने करवाई हैं उतनी कर लो, और कहीं भी कोई भी डाउट है आपको, मैंने आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी भेजे थे, मैं कुछ और भेज दूंगी, है ना। तो केस स्टडी में कुछ अलग नहीं होता, आपको पता चल गया अभी तक केस स्टडीज करके, इट इज़ सेम जो हमारा क्वेश्चन है, बस उसी में कहानी आगे पिरो दी जाती है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हमको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी को उस स्टोरी से रिलेट करके पूछा जाता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रवि फेंक रहा है या रोहन फेंक रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन यही कि डाइस को थ्रो किया, ये आने की प्रोबेबिलिटी, वो आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए या कहीं भी जाए, बात तो डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला यही हो रही है ना, तो ये आपको आता है। तो केस स्टडी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप करो सो दैट आई कैन हेल्प यू, है ना। ऑफलाइन में तो मैं बैठा के करा लेती हूँ, ऑनलाइन में ये है कि आप नहीं भेजोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपके क्या डाउट्स है, जो भी भेजता है उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे की क्लास में डाल देती हूँ। तो एग्जाम्स बिल्कुल पास में आ गई हैं, पढ़ने का टाइम बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए, खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, हाँ, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो हर थोड़ी देर में कुछ मीठा खाते रहो, हाँ, चॉकलेट ज़्यादा मत खाना, नट्स लो, किशमिश वगैरह है, ग्रेप्स है, कोई भी मतलब अच्छी चीज़ हेल्दी फूड खाओ ताकि आपका एनर्जी लेवल भी बना रहे। तो ज़्यादा खाओगे तो ठंड भी है, नींद आ जाएगी, सो जाओगे रजाई ओढ़ के, तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, पढ़ना ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी है, तो थोड़ा हर थोड़े इंटरवल में खाना वाना ध्यान रखो, लिक्विड्स लो अभी, हाँ, लिक्विड्स वगैरह भी लो ताकि आपकी डाइट सही रहेगी, तो आपका पढ़ने में एनर्जी पूरे टाइम मेंटेन रहेगी, तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू।